बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। एक मिनट के लिए भूल जाइए कि मरियम औरंगज़ेब मुस्लिम लीग नून की वर्कर हैं और पीडीएम हुकूमत की वजीर हैं। एक अकेली खातून को घेर कर उनको पब्लिक प्लेस पर हिरासा करना और उसको अपना हक समझना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों के लिए ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। और ऐसा करने वाले बज़ाहिर पढ़े लिखे अफराद हैं। यह है वो कौम की तरबियत जो जनाब इमरान खान 10 साल से कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि हमारे इक़दार, सोशल फैब्रिक और तहजीब की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के हामियों का ये रवैया ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले मुहज़्ज़िब लोगों के लिए बाइस शर्मिंदगी है, बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के इमेज को भी दागदार कर रहा है। और इसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ जनाब इमरान खान की फैलाई हुई नफरत की सियासत को जाता है। सड़कों पर भागते, गाड़ियों का पीछा करते, आवाज़ें कसते और नाजेबा इशारे करते जनाब इमरान खान के हामियों को शायद इस बात का इदराक नहीं है कि इन हरकतों से किसी और की नहीं बल्कि उनकी अपनी इज्जत में कमी आती है। मरियम औरंगजेब के साथ ये वाकया मदीना मुनव्वरा की पाक धरती पर भी पेश आया, यानी मस्जिद नबवी के अहाते में पेश आया, जिसके बारे में इत्तलात मौजूद हैं कि उसकी तैयारी आला क़यादत की जानिब से की गई थी। लेकिन मरियम औरंगजेब का तहम्मुल और बर्दाश्त देखकर उनके मुखालिफिन भी उनको दाद देने पर मजबूर हो गए। और मक्का मदीना जो है वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। मस्जिद नबी के अहाते में होने वाले उस बदकिस्मत वाक़े में मुलव्विस 6 लोगों को सऊदी हुकूमत ने सजा सुनाई तो उनके लिए माफ़ी की अपील जनाब इमरान खान ने नहीं बल्कि खुद उन लोगों ने की जिनको हिरासा किया गया। ये जनाब इमरान खान की तरबियत और सियासी कल्चर की ही देन है कि आज उनके सपोर्टर्स ना सिर्फ इखलाकियात और तहजीब का जनाजा लंदन की सड़कों पर निकाल रहे हैं, बल्कि मुल्क के मुकद्दस इदारों और उनसे मुंसलिक शख्सियात के बारे में भी चौकों और चौराहों पर जहर उगल रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इन लोगों से अगर दलील से बात की जाए तो इनका बयानिया वहीं ढेर हो जाता है। एक खातून से रटे रटाए जुमलों से हटकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता, उनकी वालदा को इल्म होगा। परेशान कुन अमर यह है कि हमारे आने वाली नस्लों की सोच और उनकी मखसूस इखलाकी तरबियत का सिलसिला और भी तेज़ हो गया है। आज जनाब इमरान खान लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ तालिब इल्मों को लेक्चर दिया, यहाँ तक के नारे भी लगवाए। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब एम्बेसडर ने तो नहीं हटाना था, वो तो मेरे नीचे है। किसको पैगाम दे रहा था? गवर्नमेंट कॉलेज के सियासी शोर पूछना चाहता हूं, किसको पैगाम दे रहा था? समझ गया हूं, माशाल्लाह। पहला टेस्ट, पहला इम्तिहान पास कर गए हो आप। फॉरेन ऑफिस के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, तो ये किसको कह रहा है? वो आपने ठीक कह दिया, आपने ठीक कहा। शुक्रिया जनाब इमरान खान, ये काम भी आप ही कर सकते थे। यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप तशरीफ़ ले गए, आपको मौका मिला और यंग इमर्जिंग लीडर्स से, यंग इमर्जिंग ब्रेन से आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो क्या ये अच्छा होता कि आप लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर बात करते, कुछ और बात करते, जो कि मैं एक आम पाकिस्तानी सुनकर शायद महसूस भी होता, इनकरेज भी होता, वो यंग बच्चे, यंग स्टूडेंट्स इनकरेज होते। लेकिन वहाँ पर भी जो आपने गुफ्तगू की वो सबके सामने। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के अंदर तलातुम बर्पा हो ही रहता है। अब इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है या कुछ और है, या उससे भी बहुत बड़ा है। वो ये कि खुफिया गुफ्तगू है, चाहे वो सेंसिटिव डिवाइसेस से की गई है या वो किसी कमरे को बग कर की गई है या हैकर्स ने कुछ कमाल दिखाया है। नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रिलेटेड चंद बहुत ही सीरियस कॉन्वर्सेशंस को लीक किया गया है, वेबसाइट पर डाला गया है, सोशल मीडिया पर डाला गया है। लेकिन एक बात जो कि सबके सामने मौजूद है, एक तो उनका कंटेंट, उससे बेशुमार सवालात निकलते हैं कि गवर्नेंस कैसी है, सिफारिश का कल्चर कितना ज़्यादा है, और मामलात कहते हैं सियासी मामलात के ऊपर जहां जिन इदारों का काम नहीं है वो उनके ऊपर डिस्कशन कैसे कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और सवाल ये भी है कि ये मखसूस
और इशू स्पेसिफिक जो लीकेजेस हैं ये कौन कर रहा है, यानी क्या कुछ ऐसा डाटा भी है जो कि अभी तक मौजूद है एलिजिडली हैकर्स के पास, जिसे वो वक्त आने पर लोगों तक जाहिर करेंगे, पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाएंगे। और अब जनाब फवाद चौधरी साहब ने तो ये खबर भी सुना दी है कि हुकूमत पाकिस्तान हैकर्स से रब्ता कर रही है कि भाई हमें बेच दीजिए वापस ये डाटा। तो क्या मामलात आगे इसी तरह चलेंगे? इसी पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है, अब वो इसके ऊपर है या और बहुत से मामलात है, यकीनी तौर पर ये मामला भी डिस्कशन में तो ज़रूर आएगा। और एक अहम मामला ये है कि इसी के ऊपर एक स्पेशल JIT बनाई गई है जो कि वज़ीर-ए-आज़म के जो ऑफिस है उसके अमले को भी इन्वेस्टिगेट करेगी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लोगों को भी इन्वेस्टिगेट कर सकेगी। लेकिन अगर कोई नतीजा निकलेगा तो क्या वो सामने आएगा? दूसरी बात यह कि जनाब इमरान खान ने आज कहा कि एक ऐसी ऑडियो भी आने वाली है जिसके अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुबैना तौर पर अपने वालिद साहब से गुफ्तगू कर रही हैं और उन्हें बता रही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें बताया है कि इमरान खान साहब को तोशा खाना के मामले में उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने इसे प्रीएम्प्ट किया है क्योंकि ऐसी ऑडियो अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो जनाब इमरान खान को कौन बता रहा है, उनको पहले कैसे पता चल जाता है? अभी कुछ देर पहले जनाब फिजली फराज साहब फरमा रहे थे कि हम मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे सोर्सेज हैं। अब अगर ये वाकई ऐसा कुछ है और वो आ जाता है तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके आने से पहले इमरान खान साहब को इसका इल्म कैसे हो रहा है, ये भी सवाल जगह मौजूद है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है नून के मरकज़ी रहनुमा जनाब तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे उस्ताद जनाब नुसरत जावेद साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर। और मेरे और आपके फेवरेट जनाब इरशाद भट्टी साहब भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ठीक है, जो बातें इब्तिदा में हो गई ठीक है, अब वो एक कल्चर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बदकिस्मती से इतनी बिटर डिवीज़न हो गई है और उसके असरात हर जगह पर हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो कुछ हुआ है तलाल चौधरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कहें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस कहें, ये जो कॉन्वर्सेशंस बाहर आ रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की भी आ रही हैं, आपके अब ये इतना फैसला है गवर्नमेंट के पार्ट पर या मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि यार इतना पता है हमें कि यार ये मोबाइल से हुआ है या ये वाकई हैक किया गया है, कोई इतनी सीरियस किस्म की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, या आप भी इंतजार कर रहे हैं बाकी हम सब की तरह कि JIT बनी है वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि बगिंग डिवाइस थी या किस तरह से किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह भी हुआ है ये किसी तरह भी रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद ये पब्लिक हुआ है, तो ये सिक्योरिटी ब्रीच है। और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी है ये पाकिस्तान का कौमी मफाद का मामला है, ये शहबाज शरीफ का या नून लीग का साथी मामला नहीं। सो ये इसके बाद जो हैकर है वो आज के दिन तक तो इंतहाई समझदार है, बड़े ही समझदारी से चल रहा है। और हैकर तो मुझे लगता है ऐसा ही है जैसे हैकर कोई पाकिस्तान में ही कोई PTI का आदमी है। अच्छा। या PTI का हम ख्याल है या उन्हीं का कोई, देखे ना क्या चीजें उसने पब्लिक की हैं, जिसमें उसने अटैक किया है मरियम नवाज पे, अटैक किया है नून लीग की क़यादत पे, और उसके बाद ये करने की कोशिश की है उसने अपनी तरफ से। तो उसने कोई ऐसी चीजें निकाली हैं लेकिन यकीनन सच ही होता है। और उसके बाद दूसरी बात ये है उसने कोई ऐसा हसास या किसी ऐसी नेशनल सिक्योरिटी की चीज जो है वो नहीं निकाली, क्योंकि और उसके बाद तीसरी बात खान साहब को पहले से इल्म है। सो इसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि JIT को कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। JIT के लिए इतना ही बहुत है कि इमरान खान ने पब्लिक स्पीच में कहा है, और सबसे पहले JIT को इमरान खान को भी बुला लेना चाहिए ताकि उनको जिस आदमी ने भी बताया है, जो भी सोर्स है उनका, क्या फलां चीज आने वाली है, फलां चीज आने वाली है, यानी वो 180 घंटे की गुफ्तगू है। लेकिन हैकर इतना समझदार और इतना क्या कहते हैं एंटी PMLN है कि उसे वही चीजें बट एक मिनट चौधरी साहब, एक इसमें देखिए ये सवाल आपका वैलिड जरूर है कि इमरान खान साहब ने बताया है तो फिर सारी बात है उनसे सवाल किया जा सकेगा। अब JIT करती है नहीं बात की बात, लेकिन यहाँ पर तो खबरें ये भी हैं कि कोई 180 घंटे आपने भी जिक्र किया, पता नहीं 180 घंटे है, यानी ये भी कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौर की भी और उस दौर की भी कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं। अब अगर वो आ जाती हैं सामने, और यहाँ तक भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि
शायद जो सिक्योरिटी के आला तरीन शख्सियात वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाती हैं वहाँ पर भी जो गुफ्तगू होती है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक लेवल के ऊपर, वो गुफ्तगू भी शायद हैक की गई है या उसका भी डेटा मौजूद है। तो अगर वो खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाती है तो फिर तो आप जीरो इन नहीं कर सकेंगे कि ये मुस्लिम लीग नून पे अटैक है। वो तो फिर खुदा न खास्ता एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ना, वो तो फिर क्वालिफाई करेगा कि इट्स अ सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच और ये वाकई किसी ने हैक किया है। देखिए ये देखिए ना, हमारी सोचों का फर्क आपके सवाल से जाहिर हो रहा है। यानी सियासतदान की गुफ्तगू आ जाए, वजीर आजम की गुफ्तगू आ जाए, वजीर आजम हाउस की आ जाए, वो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। अहम आदमी की आ जाएगी, अहम किसी एजेंसी के लोग की आ जाएगी, वो सिक्योरिटी ब्रीच है। ये सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है और उसके बाद 180 घंटे की गुफ्तगू अगर है तो इसका मतलब है फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग करने की बजाय किसी ढाबे पे कर लिया करें। नहीं, बट मैं इसलिए मेरी सोच या चॉइस साहब उसका फर्क नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा ना शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कि सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, इस लीक से तो हमारी गुड गवर्नेंस जाहिर हो रही है कि हम कितने फेयर हैं, कितने ट्रांसपेरेंट हैं। वो देखिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमारी निजी गुफ्तगू जो है वो वो उसमें भी आइन, कानून, मेरिट और उसमें अपने करीब तरीन रिश्तों के लिए भी कोई रिलैक्सेशन और कोई फेवर नहीं है। मगर दूसरी साइड पर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये कौमी सलामती का मामला है, ये शहबाज शरीफ का जाती मामला नहीं है, ये नून लीग या हुकूमत का मामला नहीं है। और अगर वजीर आजम हाउसों की की तरह वो है तो फिर अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान की कौमी मुफाद का और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज का। ठीक, अच्छा जावेद साहब, मैं आपको रेगुलरली फॉलो करता हूँ, आपकी ट्वीट्स को भी। मुझे ज़रा थोड़ा सा इस मामले में हमारे व्यूअर्स को भी एजुकेट कीजिएगा सर कि ये वाक़या हो गया, ठीक है। अभी तलाल चौधरी साहब ने कहा हमारी सोच का फ़र्क है, यानी कि शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि ये गुफ्तगू हुई है तो देखिए इसके ऊपर बड़े सीरियस सवालात हैं कि वज़ीर आज़म की एक ब्यूरोक्रेट से बात हो रही है और वो बता रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के दामाद का को प्लांट है जो 60% आ गया था 2020 में, बाकी आना है। वो इंडिया से पाबंदी के बावजूद वो नहीं आ सकता, अगर करेंगे तो बड़ा फ्लैक मिलेगा, बड़ा क्रिटिसिज्म होगा। एक तो ये गुफ्तगू है और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ये चाह रही थी कि हो जाए, बट इवेंचुअली ये नहीं हुआ और वज़ीर आज़म ने रेजिस्ट किया है, जो भी है। दूसरी तरफ ये सोच है कि नहीं, अगर इसमें कोई और चीज़ें भी सामने आ जाती हैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड तो हम उसे नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट कहेंगे और ब्रीच कहेंगे। हम इस तरह की गुफ्तगू को हम ग्रेड नहीं करते कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है। आपको क्या लगता है सर कि ये बातें होना और फिर इमरान खान साहब का कह देना कि वो भी चीज़ आ रही है, वो भी चीज़ आ रही है, हवा में तीर है या नहीं? देयर इज मेथड टू द मैडनेस। मुनीब भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि उसूली तौर पर अगर आपकी और मेरी भी गुफ्तगू हो रही है और उसको कोई इंटरसेप्ट करके पब्लिक करता है या उसको इस्तेमाल करता है तो वो भी इतना ही काबिल मज़म्मत है जितना ये है। ठीक। अब यहाँ पे बहरहाल पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म होता है उस पर ये इल्ज़ाम लगता है कि तोहमत लगाई जाती है कि वो आइन के मुताबिक चीफ़ एग्जेक्टिव है। मैंने जो भैया थोड़ी बहुत सहाफ़त की है तो मुझे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ज़्यादा बेबस जो है, हत्ता के देखिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बहुत तवाना और ताकतवर तरीन हमारी तारीख़ का वज़ीर आज़म माना जाता था, लेकिन डॉक्टर मुबशर हसन साहब जो कि उनके करीबी साथी थे, उन्होंने अपनी किताब में ज़िक्र कर रखा है कि उनके टेलीफोन से उन्होंने बेगम नुसरत साहिबा के साथ मिलके उनकी मौजूदगी में बगिंग डिवाइस निकाली थी। तो हमारे यहाँ वज़ीर आज़म एक ज़माने में, आपको याद होगा, पता नहीं वो नेहरू ने कहा था या नहीं, ये बात मनसूब थी कि मैं उतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदले जाते हैं। बिल्कुल। आजकल के जो वज़ीर आज़म साहब हैं, मेरी दानिश्त में इनके पास जो अख्तियार और जो ताकत है, प्लीज़ अगर वो बुरा न माने तो वो उतना ही है जितना शौकत अज़ीज़ साहब के पास था, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के पास था। इन्हें लाया गया कि यार शायद ये अच्छे मुंशी साबित होंगे, अच्छे कारोबारी साबित होंगे, डेट्स अबाउट इट। इनकी एक यूटिलिटी थी वो भी कोई एक्सपायर होती नज़र आ रही है। अब आ जाए, मैं सिर्फ दूसरी बात पे मैं जी ज़रूर असर दी, ये मेरा ख्याल है, अल्लाह करे जी मैं गलत हूँ। ठीक।
लेकिन जो बात जिस पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ भाई, कि हमने दुहाई मचाई हुई है कि हाय अल्लाह कौमी सलामती का ये हो गया वो हो गया, ये करते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारी तारीख का बदतरीन सिक्योरिटी ब्रीच जो है 11 जून 1999 में हुआ था, जब सरताज अजीज साहब सुलह के लिए कारगिल की वजह से दिल्ली गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने हर अखबार के सफ़े अव्वल पर एक टेप जो है उसका ट्रांसक्रिप्ट छाप कर हमारा इस्तकबाल किया था। बदकिस्मती से मैं उस वक्त में शामिल था। वो जो गुफ्तगू थी जिसकी टेप्स बादज़ा ऐसे चली जैसे फिल्मी गानों की टेप्स जो हैं वो लारियों में बजा करती थीं, तो भैया वो उन दिनों के आर्मी चीफ की दौरा चीन के दौरान अपने सबसे बड़े मोतमिद के साथ थी। उनका तो कोई कुछ ना बिगाड़ पाया, बल्कि उस टेप के रिलीज़ हो जाने के बाद वो अक्टूबर 1999 में हमें नेक राह पर चलाने के लिए इक़्तिदार पर काबिज़ भी हो गए और तकरीबन 9 सालों तक उन्होंने गज वज के राज किया और उनकी रेपुटेशन बिलाखिर ये बनी कि वो इनलाइटन मॉडरेट हैं और उनके दौर में भारत और पाकिस्तान के देरीना मसाइल जो कोई भी आज तक हल नहीं कर पाया था वो हल होने के ही करीब थे कि कमबख्त अदलिया की तहरीक शुरू हो गई। ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है जी कि मेरा अपना ख्याल है कि जो बंदा डार्क वेब पे ये ड्रामा लगा रहा है कि उसके पास बड़ा मटेरियल है, वो सर मुझे को 2 नंबर का आदमी लगता है। मैं ज़ात का रिपोर्टर हूँ जी, अगरचे रिटायर हुआ हूँ, उसकी मैं आपको वजह बयान कर देता हूँ। देखिए ना, आप बोली शुरू कर रहे हैं $3 लाख या $2.5 लाख से या $3.5 लाख से, आई डोंट नो। अब आपको जब सवाल उठाए जाते हैं कि यार तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सौदा है, तो सर जैसे आप टीवी के लिए कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई फिल्म बनाते हैं तो आपका टीजर, आपका ट्रेलर बहुत मज़ेदार होता है। बिल्कुल। उन्होंने जो 3 मार्केट में अपने सैंपल पेश किए भाई, वो बड़े फुसफुसे हैं। अच्छा, उसमें कोई चस्का नहीं है। नहीं, देखिए ना, मतलब क्या है, बल्कि उससे तो साबित ये होता है कि शहबाज शरीफ साहब इतने असूल परस्त हैं कि वो अपनी भतीजी के दामाद का काम करने को तैयार नहीं है। तालियां। ठीक, आप फर्ज करें अगर आप, यानी उससे मरियम बीबी की पॉलिटिकल कुछ ना कुछ उन्हें डेंट हुआ होगा जी। मसला ये है कि अगर वाकई कोई चस्का भरी चीज होती ना तो वो कोई एक निकालता और वो एक ऐसी होती कि दुनिया कहती वो मतलब तबाहकुन होती बस जी। वो सर देखे ना, मैं ज़ात का रिपोर्टर हूँ, हमारी जिबिल्लत में शक जो है ना ये कूट कूट कर भरा होता है। बिल्कुल ठीक। मैं सिर्फ इस बेस पे कह रहा हूँ, मैं तो सर कोई यानी कि एक्सपर्ट नहीं हूँ सिक्योरिटी का। दूसरी बात ये है कि आजकल अमेरिका में आपको बहुत आसानी से $1000 से भी कम में एक चिप्स मिल जाती है। बीवी को शुबा हो अपने शौहर पे कि वो गैर निसाबी सरगर्मियों में है तो वो उसके ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी में वो लगा देती है और सारी हरकत सकनात और वो जो टेलीफोन करता है आ जाएगा। लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं सर, उन्हें 1 स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए था। अब मैं इसलिए कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो उतने ही बेबस हैं जितने ज़फ़रुल्लाह जमाली और शौकत अजीज़ थे। फर्स्ट थिंग थी कि उनकी सिक्योरिटी के जो उस दिन जिम्मेदार थे, ये तकरीबन जून का वाक़या लग रहा है, इब्तदाई दिनों का, उन तमाम लोगों की फौरी तौर पर ये कहते कि जी इन सब को सस्पेंड करके इनकी इंक्वायरी करके मुझे बताया जाए कि व्हाई इट हैपेंड। उसके मुकाबले में इमरान खान साहब देखें इक़्तिदार से महरूम है। सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आखिरी बात करने लगा हूँ। मुझे तो बन्नी गाला से मैं रांदा दरगाह हूँ एंड नो रिग्रेट्स फॉर इट, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। लेकिन जिन लोगों को इमरान खान साहब जिनके साथ मिलकर जिन सहाफ़ियों के ज़रिए आजकल सिविल सुप्रीमेसी की को उजागर करना चाहते हैं, उनको जब वो अपने साथ तखलिए में मुलाकात के लिए बुलवाते हैं सर, तो उनके टेलीफोन ही नहीं, उनके पेन और उनके हाथ की घड़ी वो भी उतार कर बाहर रखवाई जाती है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती साहब। उसके बाद ये होता है कि इमरान खान साहब जब अपनी गुफ्तगू कर रहे होते हैं अपने फ्लो में, तो उस दौरान भी कम से कम 2 मरतबा
ये आप किसी से भी बात कर लें जो अभी हाल ही में इनसे मुलाकात 2 या 3 लोगों ने की है। बदकिस्मती से मुझे नसीब नहीं हुई और ना ही मुझे कोई तमन्ना है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई ये मैं अपनी तमन्ना का इज़हार भी नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त स्टाफ आता है और वो स्वीप करता है छड़ी नुमा। क्या पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी रियासत के वजीर आजम के दफ्तर में वो छड़ी नहीं है? तो फवाद चौधरी साहब आजकल बहुत परेशान है, तो उनसे दरख्वास्त करें कि यार अल्लाह का वास्ता है वो छड़ी हमें भी दे दें यार, अगर आपको पाकिस्तान की ठीक है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर को वो छड़ी मांग लेनी चाहिए। बट मैं तो इसको आगे लेके चलता हूँ। भट्टी साहब, आपके नजदीक ये कुछ सिक्योरिटी ब्रीच चीज का मामला है, लेकिन अभी नुसरत जावेद साहब ने कहा कि ये जो टीजर आया है ये कोई बिल्कुल मुतासर कुन नहीं था और बड़ा ही फुसफुसा था। अब वो एक तरफ इस्तीफे डिस्कस कर रहे हैं, एक तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा के दामाद के आधे प्लांट का आधा हिस्सा या 40% वो लाने की बात हो रही है, जिसपे कहा जा रहा है मत लाइए जी, बड़ा काम खराब हो जाएगा, बड़ा रगड़ा लग जाएगा और हमारी मिट्टी पलीत हो जाएगी। को आपको ये सिक्योरिटी ब्रीच लगता है? आपको लगता है कि नहीं यार, इससे अलार्म होना चाहिए पूरे पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को कि यहाँ वज़ीर आज़म ऑफिस जो है या हाउस जो है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, वहां पर तो कोई भी बग करके कोई वेबसाइट पे किसी पे डाल दे, डार्क वेब पे डाल दे और कुछ कर ले? या आपको लगता है नहीं, इसमें कुछ ऐसा है जो कि चौंका देगा किसी को आगे जाके? पहली बात तो ये है कि भाईजान सबको मुबारक, कौम को मुबारक कि अपने इसहाक डार साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कहानी बस इतनी सी है और औकात हमारी इतनी सी है, हैसियत हमारी इतनी सी है कि वो वज़ीर आज़म के तैयारे में गए थे, वज़ीर आज़म के तैयारे में आए हैं। क्या बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं ये जो एक इस लफ्ज़ से मुझे बड़ी चिढ़ हो गई। एक तो ये कि सिक्योरिटी रिस्क जी, ये प्लीज यार, पता नहीं हम तो खुद ही, मैं लगता है हम भी सिक्योरिटी रिस्क ही बने फिर रहे हैं। सिक्योरिटी रिस्क, गद्दार, नेशनल इंटरेस्ट, बामी अमूर पे दिलचस्पी पे उन्होंने गुफ्तगू की और पता नहीं क्या क्या फिक्रे हैं, और गद्दार और आर्टिकल 6 सारा ही मजाक हो गया है कसम से। अब तो यानी ये तो आप कितना अमेरिका जदीद है कि और कितना वो इक्विप्ड है। विकीलीक्स वहां से भी हो जाती हैं, हर चौथे दिन कोई ना कोई, आप यूट्यूब पे जाएं, अमेरिका की कोई लीक हुई भी होती है, सदर की और बाकी सारों की। हमने इक्विप्ड क्या किया अपनी एजेंसियों को? हमने किया क्या है? यानी जितना दुनिया आगे चली गई है हम तो वहां पहुंचे ही नहीं है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये एक अलार्मिंग है। अलार्मिंग इस वजह से है कि ये अगर 200 घंटों की है तो उसमें तरीके इंसाफ भी शामिल है, उसमें और इदारे भी शामिल होंगे, उसमें हम भी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई पड़े हुए हों। तो ये अलार्मिंग है। इसके बाद करना चाहिए सारी चीजें। अब ये मोबाइल से हुई है, तारों से हुई है कोई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये होना चाहिए, लेकिन होना कोना कुछ नहीं है। ये बस 4 दिन का मौजू है, उसके बाद आगे निकल जाएंगे हम। अच्छा, मुझे अगर एक सेकंड दे दे, सिर्फ एक सेकंड, मैं ब्रेक यहां पर ले लूं, मैं वापस से शुरू करूंगा। मुझे ब्रेक का बड़ी सख्ती से कहा जा रहा है, इनफैक्ट डांटा जा रहा है। एक ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहेगा भट्टी साहब, शुरू करते हैं। एक बार फिर आप खुशामदीद करते हैं। भट्टी साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो ये है, लेकिन इसमें जो जायकेदार है वो 2-4 चीज़ें हैं जो हमारी रवायती सियासत है। ज़ाहिर है वो जो उस्ताद मुकर्रम नुसरत जावेद साहब वाला जायका या वो हांडी का टेस्ट, तो वो तो अब भले वक्तों के साफ़ी हैं और कमाल के साफ़ी थे। एक एक लफ्ज़ इनका लिखा जाता था और पढ़ा जाता था। वो जायका तो खैर अब ना हमारी सियासत में ना रहा, ना कल्चर में रहा, ना मुल्क में रहा, ना किसी जगह रहा। लेकिन इसमें जायकेदार चीज़ें हैं कि एक कह के बाद दामादों तक पहुँच गई है, पहली बात। दूसरी बात, एक अभी भी कुछ ऐसे अफसर हैं जो वजीर आजम को कहते हैं कि उस्ताद ये स्कैंडल बन जाएगा, और अभी भी वजीर आजम साहब ऐसे हैं कि जो कहते हैं अच्छा मैं समझा दूंगा, वो रुक जाते हैं। बिल्कुल। और अभी भी अयाज सादिक साहब के पास ऐसा फार्मूला है कि जेड़ा इस्तीफा से मंजूर नहीं करना उन्हें कह देंगे दस्तखत ही गलत ने। और अभी भी मरियम नवाज साहबा का खैर से वो ये है कि अंकल आप कीमतें बढ़ाते जाएं, मैं ट्वीट करती जाऊंगी कि मैं इस हुकूमत के साथ नहीं हूं। आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते जाएं, मैं ट्वीट करती जाऊंगी कि मैं हुकूमत के साथ नहीं हूं। और सारी नाकामियां मिफ्ता के गले में डाल के हमने इसहाक डार को ले आना है। और ये तो अजीबो गरीब आदमी है, यानी वो मिफ्ता इस्माइल जिन्होंने उनके मरियम साहबा के एक ट्वीट पे कुत्तों की खुराक की दरामद पर पाबंदी हटा रही, उसकी इस कुर्बानी को भी नहीं उन्होंने किया और फौरन फारग कर दिया, और इस तरह फारग किया कि कोई हाल नहीं। आखिरी बात भाईजान, जो मेरे दिल को मौजू लग रहा था वो आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा, वो जो हुआ मरियम औरंगजेब साहबा के साथ लंदन में, अफसोसनाक, शर्मनाक है, काबिल मुजम्मत है।
और जिस तरह मरियम औरंगज़ेब साहबा ने आगे से बिहेव किया वो काबिल तारीफ़ है और मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। और हमारा उस्ताद मुकर्रम हसन निसार साहब कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला मुआशियात ने अखलाकियात है। इक़दार तहज़ीब का जनाजा निकल गया, हमारी सियासत नफ़रत की इंतहा पर है और सियासत गटर बन चुकी है और सोशल मीडिया जो गालम गलूच है उसने इस गटर की बदबू को और बढ़ा दिया है। बिल्कुल। और ख़वातीन और घर के बेडरूम्स भी महफूज नहीं है। लेकिन भाईजान एक इस तस्वीर का दूसरा एंगल है, एक आपने इमरान खान का दिखाया और बजा ठीक दिखाया, तहरीक इंसाफ का भी दिखाया। दूसरा है जो दूसरी पार्टियां हैं। आज भी मैं कहता हूं अगर इमरान खान, जरदारी साहब, बिलावल, हाउस ऑफ शरीफ तहिया कर ले एक रेड लाइन तो हमारी बचत हो सकती है। अच्छा, दूसरा एंगल क्या है कि बिलावल भुट्टो साहब जब कौमी असम्बली में बेगैरत कहते हैं तो पीछे खवातीन ही थी जो डेस्क बजा रही थी और शहरी रहमान साहबा ने हमें ट्वीट करके बताया कि बगैर लफ्ज कहने में क्या हर्ज है, ये कोई इतना बुरा लफ्ज नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात है मरियम नवाज शरीफ साहबा ने घटिया शैतान का, मैंने पहली दफा कहा कोई वधिया शैतान भी होता है, फितना और पता नहीं क्या क्या, वो तो छोड़ दें। और फिर मरियम पिंकी जादूगरनी, जादू टोने और पता नहीं, और फिर मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा झूठा, मक्कार, फरेबी और पता नहीं क्या क्या इमरान खान को के यहूदी एजेंट और क्या क्या नाम रखे। और आखिरी दो जुमले कि मुस्लिम लीग की माइजा हमीद साहबा ने एक ऐसा लफ्ज बोला ट्वीट में कि जो मैं बोल ही नहीं सकता और उसको डिफेंड किया अज़मा बुखारी साहबा ने। ये सारी खवातीन हैं, ठीक है। तो खुदा के लिए आप ये खवातीन, और दूसरी बात है कि हर जगह ये होनी चाहिए, एक ही स्टैंडर्ड हर जगह होना चाहिए और इसको आज खत्म कर दें, किसी का कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बद तहजीबी भी नहीं होनी चाहिए, जो हरासमेंट वाला एलिमेंट है उसका नौयत फ़र्क है वो भी नहीं होनी चाहिए। एक मुख्तसर सा ब्रेक में वापस आपको आगे बढ़ाते हैं। लाल चौधरी साहब, नुसरत जावेद साहब और भट्टी साहब के साथ हमारे साथ रहिएगा। नुसरत जावेद साहब, इसहाक डार साहब वापस आ गए और आज सिंबॉलिकली कहा जाए कुछ ओपन मार्केट में भी कमी आई, कुछ डॉलर को रिवर्स गेयर लगा, पता नहीं अब ये परमानेंट है या टेम्प्रेरी है, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन आपको लगता है कि इसहाक डार साहब का लाना ये बस अब लाजमो मलजूम था और क्योंकि मिफ्ता साहब की जो कुछ होना था उनके साथ हो चुका, या जितने मुश्किल फैसले उन्होंने लेने थे उन्होंने ले लिए, उसका ब्रंट भी फेस कर लिया और क्रिटिसिज्म भी ले लिया? देखिए, आपका आखिरी फिक्रा तो मुझे समझ में नहीं आया है जी। मैं लेकिन हुआ ये है, देखिए कि मिफ्ता साहब के बारे में एक बात आप भूल रहे हैं। उन्हें हर सूरत में 6 महीने बाद किसी ना किसी हाउस का, सेनेट का या कौमी असेंबली का रुकन होना था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो भले आदमी हैं, मैं उनके साथ काफ़ी लिबर्टी भी ले लेता हूँ, तो कहने लगे यार मुझे तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आई एम नॉट इलेक्टेड। देखिए, मसला ये है कि जिन हालात में मिफ्ता इस्माइल साहब ने वजारत ख़जाना संभाली, दे वर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, और कुछ ऐसे वाक़यात थे, कुछ ऐसे इक़दामात थे जिनसे मफर मुमकिन ही नहीं था। अल्लाह करता कि आज भी शौकत तरीन साहब अगर हमारे वज़ीर ख़जाना होते तो आप यकीन माने वो ये सब कुछ करने पर मजबूर होते। बिल्कुल। इसीलिए मैं कत्ले आशिक़ा से मना करता रहा। लेकिन उसके बाद ये होता है कि जब आपने प्रोग्राम IMF का ले लिया ना भाई, तो फिर आप एक रोड मैप बनाते हैं कि यार अब रिकवरी का सफ़र कैसे शुरू करना है। मेरा ख्याल है कि अगर हम सीरियस बात करें तो मिफ्ता साहब गालिबन उसको इतना फॉलो न कर पाए। दूसरा ये कि वो बहुत एकेडमिक, वो PhD हैं, वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे बिलीव करते हैं जहाँ पे तलब और रसद। He is more of a technocrat rather than a politician। ठीक। तो जो टेक्नोक्रेट होता है वो तो कहता है कि भाई किताब तो ये कहती है, मैं तो उसके मुताबिक जाऊंगा, मैं क्यों जो है वो महंगे दामों तेल खरीद कर जो है वो आवाम को यानी मुफ्त में बांटूं। बिल्कुल। उसके मुकाबले में सियासतदान कहेगा भाई साहब मैंने वोट लेने हैं, मुझे लोग गालियां देंगे। अच्छा, तीसरी बात ये है कि शरीफ खानदान की ये राइट और रॉन्ग रीजंस, ये इनकी रेपुटेशन रही 85 से कि यार आंदे ना तो बाजार च रौनक ला देंगे ने, कारोबारी लोग खुश होते हैं। ठीक है। और मेरे और आप जैसे गरीब आदमी को दिखाने के लिए इनके पास
मोटरवे होता है, वो यानी बसें वैसे यानी ताजमहल भी बना देते हैं साथ में शाहजहां। तो वो जो टॉप डाउन मॉडल होता है ना, जो अच्छा लगता है देखने में, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है या क्या नहीं है, लेकिन अच्छा यानी फील गुड फैक्टर जिसे हम कहते हैं। ठीक, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये डार साहब को लाए हैं प्राइमरीली कि यार डॉलर को कंट्रोल करें किसी तरह, क्योंकि उनकी ये एक रेपुटेशन बनी है। बिल्कुल ठीक। अब मेरा ये है, गालिब से माजरत के साथ मैं सिर्फ ये कहूँगा, डार भी संभाल ना पाए तो फिर किधर जाएंगे। लेकिन मुझे ये खदशा है कि शायद कुदरत इनकी मदद कर दे, क्योंकि इस वक्त जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में फी बैरल प्राइस जो है वो $80 पे आ गई है। बिल्कुल ठीक है। और जो रिसेशन दुनिया में फैला है उसकी वजह से ये उम्मीद नजर नहीं आ रही कि शायद अब ये इससे क्रॉस करेगा। ठीक, तो उसकी वजह से जाहिर है कि हमारा सबसे ज्यादा डॉलर तो जी तेल पे खर्च होता है। बिल्कुल ठीक है। उससे जो बचत हुई तो वो डार साहब भी वाह हुई तो गाल बन जाएगी। बिल्कुल ठीक। वरना फर्ज करें रूस और यूक्रेन का मामला गड़बड़ हो गया तो काम खराब फिर ये कि जी डार साहब को भी नहीं चल रहा तो कार जाओ। तलाल जोहरी साहब, टुवर्ड्स द एंड असद उमर साहब 10 महीने बाद गए, 9-10 महीने बाद, तो आपने कहा ये हुकूमत की नाकामी है ही नाकाम, फेल हो गए। या मिफ्ता साहब 5 महीने बाद चले गए, तो इसे क्या कहेंगे आप कि इस हुकूमत ने भी वही किया, आके तैयारी नहीं थी, सब कुछ गलत किया या सब कुछ गलत हो गया? चलें, मैं तो ये पर्सनली समझता हूँ कि मिफ्ता साहब ने बहुत अच्छा काम किया, मुश्किल फैसले लिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और शायद कोई भी वज़ीर ख़जाना होता उसे यही करना पड़ता। लेकिन अब इसहाक डार साहब को लाने की एक वजह जो कि सब के ज़हन में है, और वो शायद अभी नुसरत जावेद साहब ने भी पॉइंट आउट कर दी कि भाई वोट, अपने वोटर को वापस लाना है जो कि नाराज़ है, नाला है। आप भी समझते हैं यही वजह है डार साहब को वापस लाने की? देखिए, इस शक नहीं है कि डार साहब अगर कोई बात करेंगे तो हमारा वोटर ये समझता है कि ये डूअर है, और वो डॉलर की प्राइस हो, वो इन्फ्लेशन हो, महंगाई जो कि आम आदमी मुतासर हो रहा है, वो डार साहब का रिकॉर्ड जो है या वो प्रीवियस रिकॉर्ड जो है, लोग उन पे इतबार करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये मिफ्ता साहब को हटा दिया गया 5 महीने बाद। अगर डार साहब और हमारे साथ ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ये क्या कहते हैं इस तरह के खेल ना खेले गए होते, वो जो रेफरेंसों के, गिरफ्तारियों के, ब्लैक डिक्शनरी से फैसले और उसके बाद मंशियात से लेके एहतसाब और एहतसाब से लेके गद्दारी तक, तो पहले ही दफा में इसहाक डार ही बनते। सो इसहाक डार सीनियर आदमी है, और PMLN के पास वो वाहिद जमात है जिसे रेंटे क्या कहते हैं टीम नहीं चाहिए होती, या रेंटे कोई मिनिस्टर नहीं चाहिए होता। ये 4 बजट पेश किए, वो सारे ही रेंटेड क्या कहते हैं खजाना थे। और उसके बाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हर जो आपकी पोर्टफोलियो के पास 2 से 3 नाम ऐसे हैं जो कि आप कहेंगे कि ये चला सकते हैं। सो ये नहीं कहा जा सकता कि उनको कोई कारकर्दगी की वजह से या कोई दूसरा। देखिए, एक उनका 6 माह हो रहे थे, दूसरा यकीनन अगर चॉइस हो कि एक साहब डार साहब भी अवेलेबल है और कोई भी अवेलेबल है, तो डार साहब इज द फर्स्ट चॉइस। और दूसरे बार डार साहब की जो है ना शख्सियत या उनका जो रोल है, उसको हम बड़ा आधा डिस्कस, वो है कि जी वो वजीर खजाना है, वो एक हिस्सा तो लोगों को नजर आता है, दूसरा आधा हिस्सा नजर नहीं आता। वो पॉलिटिकल मैनेजर है बेहतरीन। अच्छा, यानी 2013 से 18 के दौर में कोई धरना है, वो पैट का धरना था, वो TLP का धरना था, वो इमरान खान का धरना था, उसको उठाने के लिए, नेगोशिएशन को कामयाब करने के लिए वो काम आए। कोई कानून साजी थी, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स में जितनी भी अमेंडमेंट्स थी, ठीक हो गया। आपको लगता है कि डार साहब का एडेड एडवांटेज? वक्त खत्म हो गया। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा कर, तलाल चौधरी साहब का, जनाब नुसरत जावेद साहब का और शाद भट्टी साहब का। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।